टू एक्सीलेंस करियर पॉइंट। आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में क्या हुआ था। 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह एवं सैन्य विद्रोह और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ये 1857 की क्रांति जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही क्यों कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। देखेंगे भारत की जब से विद्रोह हुआ था, सबसे पहले भारत का विद्रोह हुआ था तो 1857 से ही प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या हुआ था, मंगल पांडे पहले शहीद क्रांतिकारी थे। उसमें जब हुआ था 1857 में कि इस विद्रोह का कारण हुआ जब मंगल पांडे कहीं जा रहे थे, नहा के स्नान करके आ रहे थे, उसी टाइम एक भंगी से टकराते हुए बच गए थे। तो भंगी ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि अब तुम पंडित से एक क्षुद्र जाति की हो गए हो। तो इसमें मंगल पांडे ने कई अपशब्द बोल डाले कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या रीजन था। तो उस भंगी ने बतलाया कि नहीं, चलिए हम आपको दिखलाते हैं कि आप कैसे क्षुद्र हो गए हैं। जो आप बंदूक चलाते हैं उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी मिक्स करके उसे खींचा जा रहा है, आप मुंह में दबा के उसे खींच रहे हैं। इसी तरह अब भाई ये तो मंगल पांडे थे, और ये सुअर और एकदम शुद्ध शाकाहारी थे। भाई अब कोई भी शुद्ध शाकाहारी रहेगा, उसे जब गाय और सुअर की चर्बी मुंह में डाल के खींचना पड़ेगा तो वो तो क्षुद्र होगा ही। तो वो भंगी ने क्या किया, कलकत्ता के दमदम इलाके में जाकर उसे फैक्ट्री में दिखा दिया कि किस तरह अंग्रेजों जो है वो मतलब मुस्लिम और हिंदू दोनों को जाति भ्रष्ट कर रहे हैं। वहां पे देखा गया गाय एवं सुअर की चर्बी मिक्स करके कारतूस में जो लगाया जाता है ग्रीस, उसे खींचना पड़ता है। जब भी बंदूक में सबसे पहले जब 1857 में ही क्यों, 1857 से पहले ये जो था, ये एक सबको बंदूक मिला था, उसमें ग्रीस नहीं डाला जाता था, बंदूक में ग्रीस नहीं डाला जाता था, पहले ऐसा ही था। लेकिन जब से न्यू बंदूक आया, वो कौन लाया, लॉर्ड कैनिंग, उस टाइम का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, उसने बंदूक मंगवाया। उसमें था, उस बंदूक का नाम क्या था, उस बंदूक का नाम था इनफील्ड नामक बंदूक आया था। उससे पहले जो बंदूक था ब्रॉन बेस था, लेकिन इसे अपग्रेड करके इनफील्ड में लाया गया। अब इनफील्ड में होता था, कोई भी बंदूक गोली चलाने से पहले उसमें जो कारतूस भरी जाती थी, उसे भरने के बाद उसे खींचना पड़ता था कि उसको चलाने के लिए पहले उसे खींचना पड़ता था। तो वहां पे ग्रीस लगा हुआ था, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। अब मंगल पांडे देख लिए कि भाई गाय और सुअर की चर्बी से ही इसे खींचना पड़ रहा है। उस टाइम ये आक्रोश में आके अपने जो थे यहाँ पे आक्रोश में आके क्या किए कि अपने ही जिस इसमें काम कर रहे थे, अंग्रेज सेना में ये थे, 34वीं इन्फेंट्री में थे, 34वीं रेजिमेंट में थे, 34वीं इन्फेंट्री में थे, उन्हीं के अपने दो सैन्य अधिकारी, मतलब जो सैन्य अधिकारी थे हडसन एवं बाग, हडसन एवं बाग, ये दोनों सैन्य अधिकारी को एक जाके मंगल पांडे ने हत्या कर दी। हत्या कर देने के बाद 8 मार्च को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 मार्च को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 10 अप्रैल को 10 दिनों में 29 मार्च को मंगल पांडे को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया एवं
8 अप्रैल को इसे खुलेआम, मतलब कहीं कोई जेल वाले नहीं, सब कोई देख सकता है। 8 अप्रैल को 10 दिनों के डिफरेंट में ही, मात्र कितने दिन में, 10 दिनों में ही इसे फांसी की सजा सुना दी गई थी और इसे फांसी दे दी गई। अब 8 अप्रैल को फांसी दी गई, उसके बाद ये 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, उसके बाद 1 मई को पूरा सैन्य विद्रोह हुआ, सारे जितने भी थे वो सब विद्रोह पर उतर गए। जबकि ये डेट दिया गया था 31 मई को, और 1 मई को ही सारे सैन्य अधिकारी जो थे, जितने भी हिंदुस्तानी थे, वो सब क्या किए, दिल्ली चले गए। उस टाइम दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था, बहादुर शाह जफर। उस टाइम बहादुर शाह जफर था, इनका द्वितीय नाम था बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा नाम इसे जाना जाता था बहादुर शाह द्वितीय के नाम से, बहादुर शाह द्वितीय। अब सारे सैन्य जो थे वो कहां पे आ गए, दिल्ली। दिल्ली से बहादुर शाह जफर से मिले, वहां बोले कि आप ही अब हम लोग का सैन्य अधिकारी, मतलब क्या कहते हैं, आंदोलन के नेता बनाए गए, कि आप जो भी करेंगे इनके इशारे पे सारा काम होगा। पहले, इससे पहले कौन था, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया कि हडसन एवं बाग को हत्या कर दी, क्योंकि भाई कि इन सबों को जो है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को सुअर और गाय की चर्बी से कारतूस बना हुआ खींचना पड़ रहा था। इसी आक्रोश में हडसन एवं बाग की हत्या हुई। 29 मार्च को मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल को फांसी की सजा हुई। 1 मई को सारे कहां गए, दिल्ली। क्यों गए, बोले कि अब आंदोलन करना है। उसके बाद जब दिल्ली पहुंच गए तो यहां से होता है, दिल्ली पहुंचने के बाद अब होता है विद्रोह का प्रारंभ। अब क्या हुआ, विद्रोह का प्रारंभ हो गया। अब विद्रोह का प्रारंभ हुआ। इसमें क्या हुआ, मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थान से 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत भारतीय सेनाओं ने की। अब 10 मई को कर दी। मेरठ के विद्रोही भारतीय सैनिकों 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंच गए। 11 मई की सुबह ही ये सब कहां पहुंच गए, दिल्ली। 11 मई की सुबह सब दिल्ली पहुंच गए। भाई 11 मई को क्यों पहुंचे ये दिल्ली, और इसमें दिल्ली पहुंचकर इन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को क्या बनाया, राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया और इस विद्रोह के सैन्य प्रमुख कमांडर, चीफ एंड कमांडर बनाया गया। किसे, जनरल वक्त खान को। किसे बनाया, जनरल वक्त खान को सैन्य प्रमुख बना दिया गया। सैन्य प्रमुख बना दिया गया, जनरल वक्त खान को सैन्य प्रमुख बना दिया गया। अब क्या हुआ, विद्रोह के कारण विद्रोह का आरंभ हो गया। 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंचे। उसमें सबसे पहले बहादुर शाह जफर से मिले, उसे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता घोषित किए। सबसे पहले क्या किए कि बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में माना। उसके बाद जनरल वक्त खान कमांडर, इन्हें चीफ एंड कमांडर की बनाया गया कि सैन्य, जितना भी सैन्य है उसे कौन कमांड करेगा, जनरल वक्त खान। अब क्या हुआ, ये तो विद्रोह का प्रारंभ हो गया। अब विद्रोह का कारण क्या क्या था। अभी तक तो हम सिर्फ जान रहे थे विद्रोह का कारण क्या था, कि गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस चलाया जा रहा था, ये कारण था। उसमें मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह का एथी किया। बट
अब देखेंगे विद्रोह का कारण एक नहीं बहुत सारे थे। विद्रोह जब 1857 की क्रांति हुई तो विद्रोह का कारण सबसे पहला कौन था? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। दूसरा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। तीसरा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। चौथा भी था सामाजिक एवं धार्मिक कारण के बाद तत्कालीन कारण। तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण में था, राजनीतिक कारण भी बहुत सारे थे, क्योंकि राजनीतिक तो एक नहीं होता है, बहुत सारा बात होता है। किसी में क्या, किसी में क्या, किसी का पेंशन बंद हो रहा है, किसी का राष्ट्र विलय हो रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं, किसी का जो राष्ट्र है उसका छीन के अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये सब राजनीतिक कारण था। आर्थिक कारण क्या था? जो आर्थिक कारण था वो किसान एवं कृषकों को उससे क्या वसूला जा रहा था? ज्यादा मात्रा में कर वसूला जा रहा था। ये आर्थिक कारण था। सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या था? समाज एवं धर्म। समाज एवं धर्म यानी कि दोनों पे प्रभाव डाल रहा था। कौन? किसी के समाज जो है वो भ्रष्ट किया जा रहा था, धर्म भ्रष्ट किया जाता, गाय एवं सुअर की चर्बी युक्त कारतूस चलाया जा रहा था। समाज में कोई मान रहा है विधवा, पुनः विधवा विवाह होता है, वो सब हटाया जा रहा था। ये हो गया। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण ये था कि विद्रोह, जब कोई भी हम पे आक्रमण किया है या फिर मेरे पे कब्जा कर लिया, तो विद्रोह जो होगा, विद्रोह करेंगे, ये कोई प्लान करना पड़ता है। पहले प्लान करेंगे क्या कि कैसे विद्रोह करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन ये सब क्या किए कि तत्कालीन एकदम विद्रोह कर दिए। कोई प्लान वाला कुछ नहीं बना और सीधा विद्रोह पे उतर गए। राजनीतिक कारण में देखेंगे कि क्या था। राजनीतिक कारण में भी सबसे पहले गोद निषेध प्रणाली। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में गोद निषेध प्रणाली। ये क्या है? गोद निषेध प्रणाली निषेध प्रणाली ये क्या है? गोद निषेध प्रणाली। गोद निषेध प्रणाली था उस टाइम जो गवर्नर जनरल था, जब राजनीतिक कारण ये सब हुआ, उस टाइम गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार का था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इसने क्या किया कि जिस भी सम्राट या साम्राज्य में, जिस भी साम्राज्य में कोई भी पुरुष नहीं पैदा होता था या जन्म नहीं लेता था, सिर्फ स्त्री ही है। सम्राट का पहले क्या था कि हम अगर सम्राट हैं तो मेरा पुत्र वंशानुगत चलता था, मेरा पुत्र ही उस राज्य का सम्राट बनेगा। इस तरह अगर मेरा पुत्र नहीं हुआ, सिर्फ पुत्री है, तो क्या करता था लॉर्ड डलहौजी ने उसे बहला फुसला करके कि जो है सो हम ही हैं, अब इस सम्राट मतलब साम्राज्य का देखभाल सारा कुछ हम करेंगे। इस तरह बहला फुसला के उस राज्य पे क्या करता था? कब्जा कर लेता था। यह गोद निषेध प्रणाली के तहत आता था। दूसरा क्या था? नाना साहब का पेंशन पे रोक। अब देखिए राजनीतिक कारण ही था, नाना साहब का पेंशन रोक दिया। तभी अगर इनका पेंशन नहीं रुकता तो शायद हो सकता था कि ये मतलब विद्रोह के पक्ष में नहीं रहते। तो नाना साहब का पेंशन पे रोक। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि नाना साहब को जो पेंशन मिलता था, ब्रिटिश सरकार जो इसे पेंशन के रूप में देती थी कुछ रुपए, वो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, इसे बंद कर दिया गया कि नहीं, अब नाना साहब को कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा, जो भी है अपने खुद से कमाए, खुद से अपना जीवन यापन करें। तो ये नाना साहब क्या किए कि नहीं, अब हम भी विद्रोह करेंगे। ये इनका राजनीतिक कारण था। हो सकता था कि इस टाइम अगर इनको पेंशन मिलता ही रहता नाना साहब को, तो ये विद्रोह नहीं करते। तीसरा कारण क्या था? अवध का विलय। तीसरा जो था
अवध का विलय। ये क्या हुआ? अवध का विलय। इसमें जो लॉर्ड डलहौजी ने था वो सबसे पहले गोद निषेध प्रणाली प्रारंभ किया, उसके बाद नाना साहब को पेंशन पे रोक लगा दिया। तीसरा, अवध का ही, ये अवध को सीधे अपने अंदर कर लिया। अवध को अंदर करने के बाद फिर बोला कि नहीं, अब अवध के बाद भी हम रुका नहीं लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद क्या किया? पंजाब का विलय किया। पंजाब का विलय। अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? पंजाब का। अब इतना सारा किया लॉर्ड डलहौजी ने, तो जाहिर सी बात थी कि विद्रोह तो होना ही था। गोद निषेध प्रणाली के तहत अब देखेंगे कि गोद निषेध प्रणाली में सबसे पहले किस किस राज्य को अपने अंदर साम्राज्य में मिलाया था, ब्रिटिश शासन में मिलाया था। गोद निषेध प्रणाली देखेंगे कि गोद निषेध प्रणाली में ये किसे किसे सबसे पहले देखेंगे। गोद निषेध प्रणाली कि गोद निषेध प्रणाली में सबसे पहले किसको मिलाया? सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रणाली 1848 ईस्वी में लाया था। 1848 में लाया था। गोद निषेध प्रणाली में सबसे पहले महाराष्ट्र के सतारा नामक स्थान, सतारा नामक को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। सबसे पहले किसको मिलाया? सतारा को। उसके बाद 1848 में सबसे पहले किसको मिलाया? सतारा को। उसके बाद 1849 में दो राज्यों को मिलाया। सबसे पहले जैतपुर एवं संभलपुर को। 1849 में दो राज्यों को मिलाया। पहला था कौन? जैतपुर। पहला जैतपुर को और दूसरा संभलपुर को। संभलपुर को। उसके बाद 1850 में किसे मिलाया? बघाट को। 1850 में किस साम्राज्य को? बघाट को। एवं 1852 को, 51 यहाँ पे नहीं है, 1852 को उदयपुर राज्य को, एवं 1853 में झांसी को, एवं 1854 में नागपुर राज्य के, तथा 1855 में कुरेली राज्य को डलहौजी ने गोद निषेध प्रणाली के अंतर्गत मिलाएगा। 1850 में, 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर दो साम्राज्य, 1850 में बघाट को, 1850 में किसको? बघाट को। 1852 में 1850 हो गया बघाट। 1852 में उदयपुर को। 1852 में उदयपुर को, एवं 1852 उसके बाद 1853 झांसी को। 1853 में किसको? झांसी को मिलाया। 1853 में 1853 में झांसी को मिलाया। किसको मिलाया था? 1853 ईस्वी में झांसी को। 1853 में झांसी को। 1855 में उरेली राज्य को डलहौजी ने अपने अंदर मिला लिया। 1855 में उरेली को अपने साम्राज्य में मिलाया था। डलहौजी के इन कार्य से भारतीय राज्यों में असंतोषजनक भावना पैदा हुआ। अब कोई भी रहेगा, मेरा ही साम्राज्य रहेगा, हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले मेरे साम्राज्य पे कोई कब्जा करेगा तो हम तो आक्रोश होंगे ही। इसी तरह जब 1848 में सतारा को, महाराष्ट्र के सतारा जिला, उसके बाद 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर राज्य को, 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, एवं 1853 में झांसी को, 1855 में उरेली को। इतना 1 2 3 4 5 6 राज्यों को अपने अंदर सिर्फ गोद निषेध प्रणाली के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
अब ये सब क्या हुए, सारे आक्रोश हुए और फिर क्या किए, विद्रोह का आरंभ कर दिए, विद्रोह का बिगुल फूंक दिए। अब देखेंगे विद्रोह का जब बिगुल फूंका गया, ये सब गोद निषेध प्रणाली, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, उस टाइम गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। उस टाइम का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किसे क्या किया, गोद निषेध प्रणाली के तहत इतने सारे राज्य को अपने अंदर कर लिया। चलिए ये तो गोद निषेध प्रणाली हो गया। अब आगे की जो है गोद निषेध के बाद नाना साहब का पेंशन पे रोक लगा दिया गया। आखिर लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब की पेंशन पे क्यों रोक लगाई, क्या कारण था, क्या रीजन था, अब हम देखेंगे अगले क्लास में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।